हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके करें इंस्टीट्यूट। तो देखिए, पिछली क्लास तक हमने ये पढ़ा कि आबंध रेखा निरूपण का प्रयोग करके हम किस तरीके से किसी ऑर्गेनिक वाले कंपाउंड को प्रदर्शित करते हैं। तो ये अपना बॉन्ड लाइन नोटेशन यानी कि आबंध रेखा निरूपण बहुत ही इंपॉर्टेंट निरूपण है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने का, क्योंकि ये बहुत ही आसान तरीका है। आपने पढ़ा भी जैसा कि सिंपल सा सिंगल बॉन्ड का यूज़ करके, अगर डबल बॉन्ड है तो मैं वहाँ डबल बॉन्ड यूज़ करता हूँ, अगर ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो मैं वहाँ पर त्रिबंध का यूज़ करता हूँ। और इस तरीके से हम किसी ऑर्गेनिक वाले कंपाउंड को बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरलतापूर्वक हम रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ से मुझे बहुत ही सारी जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो पिछली क्लास देखा आपने इंपॉर्टेंट थी। अभी इन सभी चीज़ों पर हम क्वेश्चंस भी करेंगे कि संगणित संरचना सूत्र या फिर बॉन्ड लाइन नोटेशन या फिर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, है ना, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यानी कि संरचना सूत्र। तो इन सभी पर हम क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। आपके एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन भी है, आप चाहो तो उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज जैसा कि आपको हेडिंग दिख रही होगी कि आज कुछ 3D वाली बातें हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या सर? देखिए, अभी तक हमने जो भी रिप्रेजेंटेशन पढ़े वो बेसिकली 2D में थे। ठीक है, आपको पता है, अगर आपने हल्का फुल्का मैथ पढ़ा है तो जहाँ पर दो एक्सिस होते हैं ना, उन्हें हम बोलते हैं 2D यानी कि 2 डायमेंशन, द्विविमीय, है ना, 2D। जैसे कि अपना बोर्ड है, अपना बोर्ड के पास दो अक्ष है यानी कि x और y एक्सिस है, तो बोर्ड अपना 2D है। ठीक है, बोर्ड अपना 2D है। लेकिन आप देखो एक क्यूब को, एक घनाभ को, ठीक है, जहाँ पर लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। जैसे कि मार्कर अपना 3D में है ना, मार्कर 3D में। जैसे जो लाल वाली मिठाई, बेसन वाली मिठाई है ना, जो मिठाई होती है गोल गोल, वो सर 3D में है, क्योंकि लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है। ठीक है, तो कहने का सिंपल सा मतलब है कि ऑर्गेनिक वाले मॉलिक्यूल सर 3D में भी एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक वाले मॉलिक्यूल्स का अस्तित्व 3D में होता है। ठीक है, अभी तक जितना भी रिप्रेजेंटेशन हमने पढ़ा उसमें मैं केवल 2D में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे किसी मॉलिक्यूल को, हमने वो समझा। ठीक है, 2D में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, केवल 2 डायमेंशन था जिसे हम बोर्ड पे बहुत ही आसानी से बनाकर दिखा सकते थे, है ना, दिखा के हमने बोर्ड पे बना के दिखाया भी। ठीक, लेकिन क्या होता है सर, हम ये बात जानते हैं कि ऑर्गेनिक वाले कंपाउंड में कोवैलेंट बॉन्ड होता है, सहसंयोजक बंध बनता है जो कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनता है। और जहाँ पर भी कोवैलेंट बॉन्ड बना वहाँ पर हर एटम, अगर कोई हमारे पास पदार्थ है उसके अंदर मॉलिक्यूल है ना, एटम है, तो क्या होता है ना कि एक एटम से दूसरे एटम के बीच में जो हमारे पास डिस्टेंस है ना, दो एटम एक दूसरे से किसी एक स्पेसिफिक एंगल पर होते हैं। यानी कि एक ऑर्गेनिक वाला कंपाउंड, एक कार्बनिक वाला यौगिक 3D में एग्जिस्ट करता है और उसमें जो बॉन्ड होते हैं, जो एंगल होते हैं एक एटम से दूसरे एटम के साथ, वो बॉन्ड भी फिक्स होते हैं, वो एंगल भी फिक्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से सर हमने ये समझा कि एक्चुअल में ऑर्गेनिक वाला मॉलिक्यूल 3D में रिप्रेजेंट करता है, 3D में एग्जिस्ट करता है, यानी कि वहाँ पर x एक्सिस भी है, y एक्सिस भी है, z एक्सिस भी है। ठीक, ऐसे जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, है ना। तो वही वाली बात अब आती है कि अगर मॉलिक्यूल 3D में है तो मैं इस 3D वाले मॉलिक्यूल को अपने 2D वाले बोर्ड पे कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, क्योंकि आपके पास लिखने के लिए कॉपी है, नोटबुक है, नोटबुक भी 2D है ना, x एक्सिस और y एक्सिस 2D है ना। ठीक, अब मुझे समझाने के लिए बोर्ड है, अब बोर्ड भी अपना 2D है। ठीक है, तो एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट आती है कि सर अपने ऑर्गेनिक वाले मॉलिक्यूल को जो कि 3D में एग्जिस्ट करता है, इसको मैं बोर्ड पे 2D में कैसे रिप्रेजेंट करूंगा। है वो 3D में ही, लेकिन 2D वाले बोर्ड पे मुझे रिप्रेजेंट करना है। तो उसके लिए हम 2 डिफरेंट टाइप के सिंबल का यूज़ करते हैं और उस सिंबल का यूज़ करके हम ये जान जाते हैं कि सर यहाँ पर क्या बिहेवियर होने वाला है, किस तरीके से ये 3D में। ठीक है, चलिए, तो बहुत ही खूबसूरती के साथ ये सभी चीज़ें यूज़ होती हैं, तभी मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना, कुछ भी हम फालतू का नहीं पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं। देखिए, लिखने वाले पार्ट पे हम थोड़ा सा कम जोर देंगे, समझने पर ज़्यादा जोर देंगे। ठीक है, अब आने वाले लेक्चर्स में हो सकता है कि मैं आपको कुछ एनिमेशंस, फोटो वगैरह, एनिमेशंस नहीं, फिलहाल अभी के लिए इतनी टेक्नोलॉजी अपने पास नहीं है, तो हम इमेजेस एंड फोटोज़ का यूज़ करके मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, हर चीज़ मैं आपको बोर्ड पे लिखकर समझा सकता हूँ, सारे डायग्राम बना के समझा सकता हूँ, तो थोड़ा सा टाइम उसमें टाइम थोड़ा सा किल होता है ना, टाइम थोड़ा सा उसमें वेस्ट होता है। कहने की बात ये है, तो थोड़ा सा टाइम को सेव करने के लिए मैं थोड़ा सा आपको इमेजेस के थ्रू भी समझाऊंगा। ठीक है, और समझने वाला पार्ट ज़्यादा रखते हैं हम लोग, लिखने वाला पार्ट थोड़ा सा कम रखेंगे, है ना, क्योंकि अगर मुझे समझ में आ जाता है तो आप एग्जाम में बहुत ही अच्छे से लिख कर आओगे। ठीक, तो फिलहाल आपने अगर 2 वीडियो नहीं देखा है तो 2 लेक्चर अपने बहुत ही बेसिक लेक्चर जो स्टार्टिंग वाले थे ऑर्गेनिक वाले, उसकी बात हमने की, और अभी तो हम बिल्कुल स्टार्ट ही किए हैं, जस्ट अभी स्टार्ट ही हुआ है। फिर ऐसे धीरे धीरे आपको बहुत ही आनंद की अनुभूति होगी और ज़िंदगी का आनंद मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो आप इसमें लिखिएगा लिखिएगा किसी कार्बनिक यौगिक का त्रिविमीय निरूपण के लिए, किसी कार्बनिक यौगिक का त्रिविमीय निरूपण के लिए
है ना, दो प्रकार के प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। किसी कार्बनिक यौगिक के त्रिविमीय निरूपण के लिए दो प्रकार के प्रतीकों का प्रयोग करते हैं, है ना, जैसे ठोस तथा डैश वेज। जैसे आप लिखना, जैसे ठोस तथा डैश वेज, है ना। तो आप लोग हिंदी में काफ़ी निपुण हो, ठोस तथा डैश। डैश कैसे लिखते हैं? हाँ, ठोस तथा डैश वेज, वेज ऐसे। बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास इसे हम बोलते हैं सॉलिड, इसे बोलते हैं हम लोग डैश, हाँ जी, और ये अपना होता है वेज, WEDGE, वेज। ठीक, तो बेसिकली हम सॉलिड वेज तथा डैश वेज, ये दो सिंबल होते हैं। इन सिंबल का प्रयोग करके हम ऑर्गेनिक वाले मॉलिक्यूल को 3D में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मैं समझाता हूँ अभी, आप देखना। एक्चुअल में क्या होता है ना, जो इस प्रकार की शेप होती है, जो इस प्रकार की शेप होती है, आकृति होती है, इसका नाम होता है वेज। कभी आपने मैथ में पढ़ा हो, इस आकृति को हम बोलते हैं वेज। क्या बोलते हैं सर? वेज। अभी अपने केमिस्ट्री में पढ़ने के लिए क्या है कि ये सॉलिड है, सॉलिड वेज है। तो सॉलिड का मतलब क्या है कि ये पूरा ऐसे कलरफुल है। अब इतना मार्कर मैं यूज करूंगा तो है ना, इंक काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होगी, तो आप समझ लेना ये पूरा भरा हुआ है। किससे? कलर से भरा हुआ है। ठीक है, पूरा कलर से भरा हुआ है, ऐसे समझ गए, पूरे में यहाँ पर कलर है, तभी इसका नाम है सॉलिड, है ना। तो इस प्रकार की आकृति को हम सर बोलते हैं सॉलिड वेज। क्या बोलते हैं सर? सॉलिड वेज। हाँ सर, बिल्कुल सही बोला आपने, सॉलिड वेज। ठीक, एक दूसरे प्रकार की आकृति होती है जिसका नाम होता है सर डैश वेज। नाम से सर मालूम चल रहा है डैश वेज, यानी कि मुझे डैश डैश प्रयोग करना है, यानी कि डैश डैश यूज करना है। अब इसी सेम आकृति को क्या करो आप, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ दो, तो क्या आपको ऐसा दिखेगा क्या? देखो, देखिए, दिख रहा है क्या? है ना, समझे? तो अब जो ये आकृति बनी सर, इसका बहुत ही खूबसूरत नाम है। क्या नाम है सर? डैश। हिंदी में सर क्या बोलते हैं? हिंदी में मैं लिख दिया हूँ डैश वेज, WEDGE। ठीक है, तो हम ऑर्गेनिक वाले मॉलिक्यूल को 3D में रिप्रेजेंट करने के लिए सॉलिड वेज तथा डैश वेज का सहारा लेते हैं। ठीक है, सहारा लेते हैं। ठीक, इसका मतलब क्या है अभी मैं आपको समझाता हूँ, है ना। इसका मतलब सर है दर्शक की ओर। अभी आप समझे क्या सर मतलब है? दर्शक की ओर। दर्शक का सर मतलब क्या है? दर्शक का मतलब है ऑब्जर्वर, जो मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है। ठीक है, अभी उस पर हम आते हैं। इसका सर मतलब है दर्शक से दूर, दर्शक से दूर। ठीक, काफ़ी छोटी सी बात है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, दूर, दर्शक से दूर। ठीक, और जो सामान्य रेखा है, जो कॉमन लाइन है, कॉमन लाइन है ना, कॉमन लाइन, इंग्लिश का नाम पहले आता है हाथ से, सामान्य रेखा। तो सामान्य रेखा, ये सब क्या मैं बता रहा हूँ अभी। ठीक है, सामान्य रेखा का मतलब क्या है? कागज के तल पे, आप कागज पे लिख रहे होगे, मेरे लिए बोर्ड है तो आप कॉपी पे लिख रहे हो ना, नोटबुक पे, तो वो कागज है। तो इसका मतलब सर कागज के तल पे। अब इस कागज के तल का क्या मतलब है? आता हूँ अभी, है ना। कागज के तल पर, पहले देख लें फिर समझते हैं हम लोग, कागज के तल पर। ठीक, चलिए मैं एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ, एक एग्जाम्पल और एक ही में पूरी कहानी खत्म। ठीक, देखिए एक्चुअल में जो मीथेन है, मीथेन सर हमने पढ़ा कि मीथेन का जो अणु सूत्र है, जो अपना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, वो सर CH4 होता है। ठीक है, ये मीथेन है, मीथेन गैस होती है ना, इसे हम मार्स गैस भी बोलते हैं। नेचुरल गैस का बहुत ही अच्छा स्रोत है, ये सोर्स है। ठीक, एक्चुअल में क्या है कि मीथेन में मुझे पता है कि सर कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। हाँ सर पता है, तो बोलो। हाँ ठीक, ऐसे। अब एक्चुअल में क्या हुआ, देखिए अगर आप सामने हो, अब कहानी समझना, एक बार बोलूंगा समझ में आ जाएगा। आप वहां बैठे हो, ठीक है, आप सामने से देख रहे हो मॉलिक्यूल यहाँ पर है, ठीक, ये कार्बन है, ठीक है। अब इस कार्बन से 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक। अब मुझे पता है कि सर ये मॉलिक्यूल 3D में होता है। 3D का मतलब x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, है ना। तो क्या हुआ कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी ऐसी है कि एक कार्बन से एक ऐसा हाइड्रोजन है जो कि आपकी तरफ है। अगर आप यहाँ से देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि ये हाइड्रोजन मेरी तरफ आ रहा है, आप दर्शक हो, तो इसका मतलब दर्शक की ओर, ठीक। आप यहाँ से देख रहे हो, आपको एक हाइड्रोजन दिखता है और आपको ऐसा महसूस होता है कि हाइड्रोजन मुझसे दूर है, कि एक हाइड्रोजन मुझसे दूर है, ठीक है। तो बात समझ में आ गया। तो आप दर्शक से, आप सर कहते हैं दर्शक थे, ठीक, तो दर्शक की ओर, तो आपको लगा एक हाइड्रोजन मेरी तरफ है, तो जो आपकी तरफ हाइड्रोजन लग रहा है उसको प्रदर्शित करने के लिए क्या करेंगे, हम सॉलिड वेज का यूज करेंगे, समझे। तो आप यहाँ बैठे थे,
खड़े थे, देख रहे थे, आपको लगा, महसूस हुआ कि सर ये हाइड्रोजन मुझसे दूर है, मुझसे दूर है ना, मेरी तरफ नहीं है, मुझसे दूर है, पीछे की ओर है, ठीक है, ठीक। तो इसका मतलब सर दर्शक से दूर, तो दर्शक से दूर ये प्रदर्शित करने के लिए क्या सर हम यूज करते हैं, डैश का सहारा लेते हैं, डैश का सहारा, ठीक। चलिए, आपने वैसे ही देखा, 2 हाइड्रोजन आपने ऑब्जर्व कर लिए, देख लिए। अब एक हाइड्रोजन आप और देखते हो, तीसरा हाइड्रोजन, उसको देख के आपको ये महसूस होता है ना, सर ये ना तो मेरी तरफ है और ना ही मुझसे दूर है, ना ही मेरी तरफ है ना ही मुझसे दूर है। तब कहाँ है सर, जैसे कार्बन था ना, इस कार्बन को अगर मैं रखूं और ऊपर से एक मैं इस तरीके से चाकू चला दूं, समझ रहे हो, कार्बन था, ऊपर से मैंने काट दिया, तो ये एक तल बनता है, इसको बोलते हैं प्लेन। क्या बोलते हैं सर, प्लेन, ठीक है। सर मुझे लगता है कि जो कार्बन है ना, ये इसी प्लेन में है कार्बन। अब जैसे मैंने चाकू से काटा तो एक तल बना, यही तल आपकी नोटबुक कॉपी का पेज है, तो ये आपका पेज है, पेज, तो ये कागज का तल, ठीक। इसका मतलब सर ना, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये कार्बन से जो हाइड्रोजन लगा है वो ना ही मेरी तरफ है ना ही पीछे की तरफ है, ये हाइड्रोजन इस कागज के तल पे ही है, इस कागज के तल पे ही है कार्बन के साथ, ठीक है, तीसरा हाइड्रोजन। और चौथा भी सर ऐसा महसूस हुआ, ये ना तो मेरी तरफ है ना ही पीछे की तरफ है, ये भी इस कागज के तल पे ही है कार्बन के साथ, ठीक है। तो कागज के तल पे दिखाने के लिए हम सिंपल सा एक कॉमन लाइन का यूज करते हैं, ठीक है। तो बात समझ में आ गया। अभी जो आपके लिए कागज का तल है वो मेरे लिए बोर्ड है, ठीक। चलते हैं। तो सर मुझे तो दिखा था कि एक हाइड्रोजन मेरी तरफ था, एक हाइड्रोजन मेरी तरफ था, है ना, आपकी तरफ था, है ना। तो उस हाइड्रोजन को मैं कैसे दिखाऊंगा, कैसे शो करूंगा, ठीक है। पहले मैं इसको दिखा दूं, देखो नॉर्मल सा अगर मैं ऐसे दिखाऊं, इट मीन्स ये हाइड्रोजन कागज के तल पे है, मैं बोर्ड पे कार्बन को ड्रॉ कर रहा हूँ स्ट्रक्चर को, तो ये जो 2 हाइड्रोजन है वो बोर्ड पे है, ठीक। सर एक हाइड्रोजन मेरी तरफ आ रहा है तो मैं वहाँ पर सॉलिड वेज का यूज़ करता हूँ, और जो ये मोटा वाला पार्ट है ना, एक्चुअली मोटा वाला पार्ट ऑब्जर्वर की तरफ होता है, यानी कि दर्शक की तरफ होता है, तो इसको मैं ऐसे दिखाता हूँ, ठीक है। बात समझ में आ गया। ये पूरा फिल है, पूरा फिल है, सॉलिड है ना, इंक वेस्ट होगा, है ना। तो 1 2 3 हो गए, ठीक। अब देखिए फोर्थ वाला, फोर्थ ये है डैश, डैश, ये एक हाइड्रोजन हुआ, हाइड्रोजन, ठीक है। अब ये दूर है, आपसे दूर जा रहा है, दूर है तो ऐसे बनाओ, देखो दूर है, तो ये हाइड्रोजन, समझे। तो एक्चुअल में इस तरीके से था अपना मीथेन, ठीक है। इसको और भी अच्छे से बना सकते हैं, हमें पता है कि मीथेन टेट्राहेड्रल होता है, तो इसको हम टेट्राहेड्रल वाला शेप दे सकते हैं। फिलहाल समझाने के लिए मैंने आपको ये समझा दिया, ठीक। तो आज से ये बात समझ जाओगे ना आप। आज से अगर कभी आपको ये दिखता है सर सॉलिड वेज, क्या सर देखा मुझे, सॉलिड वेज, सॉलिड वेज का मतलब सर मुझे ये बात समझ में आ गई कि अगर मैं यहाँ खड़ा होकर इस मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करता हूँ और मैं दर्शक हूँ, तो ये वाला हाइड्रोजन मेरी तरफ है और ये हाइड्रोजन बोर्ड के पीछे की तरफ है, और 2 हाइड्रोजन बोर्ड के साथ ही हैं, इसी के साथ समान तल में, ठीक है, ये चीज़। तो ये हाइड्रोजन क्या है सर, टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, दर्शक की ओर। सर कहाँ है, दर्शक की ओर, तो ये अपना है सर दर्शक की ओर। तो मेरे ख्याल से इतनी कहानी समझ में आती है, दर्शक की ओर। एंड ये हाइड्रोजन सर कहाँ है, दर्शक से दूर, दर्शक आप हो, दर्शक यानी ऑब्जर्वर आप हो, दर्शक से दूर, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। और ये 2 हाइड्रोजन सर कहाँ है, कागज के तल पे, कागज के तल पे, है ना, कागज के तल पर, कागज का तल पर, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्लियर है, ये पूरा ये फिल है, ठीक है, इंक वेस्ट होगी, मैं उसको फिल नहीं कर रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ से ये बात समझ में आती है। तो अब आगे से अगर आपको इस तरीके का सॉलिड वेज और डैश वेज यूज करें, तो आप समझ लेना कि ये मॉलिक्यूल का 3D रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, और ये आगे चल के ना 12th वगैरह में यूज़ भी होता है, फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो भर भर के यूज़ होता है वहाँ, तो ठीक। और ये बात मैं आज यहाँ 11th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझा दिया, ठीक। चलिए अब बात करते हैं हम लोग एक छोटे से टॉपिक और की, जिसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर मॉडल। क्या सर बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मॉडल। एक्चुअल में क्या होता है ना, जो चीज़ हमने देखी नहीं है, जो चीज़ आज तक हमने देखी नहीं है, उसका हम मॉडल बना के समझते हैं। सर कैसे समझते हैं, मॉडल बना के। कभी आप अगर मोबाइल फ़ोन की शॉप में जाओ तो आपको वो एक डमी दिखाता है ना। अब जैसे कि एक टेक्निकल में बात करूँ तो ये जो चाइनीज़ कंपनी के जो फ़ोन्स हैं, चाइनीज़ नहीं, जो ऑनलाइन वाले डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि रेडमी के हो गए, रेडमी की जो सीरीज़ है ना, उसके फ़ोन अगर आप लेने जाओ तो आपको मॉडल दिखाएगा। पैकेट डिब्बा खोल के तुरंत एग्जैक्ट रियल फ़ोन नहीं दिखाएगा, लेकिन कुछ जो सैमसंग के जो फ़ोन है, जो मतलब ऑफलाइन सेंट्रिक फ़ोन्स होते हैं, वो क्या करते हैं,
वो कंपनी वाले एक पीस देते हैं कि आप कस्टमर को डब्बा खोल के रियल फ़ोन दिखाएंगे उसको चलाकर यूज़ करके, ठीक है। तो वहाँ तो आप रियल फ़ोन देख लेते हो, लेकिन इसके साथ क्या होता है, जो ऑफलाइन बिकते हैं फ़ोन्स, अगर ये जो ऑनलाइन फ़ोन बिकते हैं अगर आप ऑफलाइन मार्केट में जाकर लेते हो तो वो आपको डिब्बा खोल के नहीं दिखाएगा, बोलेगा अगर आप खरीद लोगे, अगर आपने पेमेंट कर दिया है, आप खरीद लिए फ़ोन, तभी मैं उस पैकेज को ओपन कर सकता हूँ, ठीक। तो वो आपको ना रियल फ़ोन नहीं दिखाता है, उसकी जगह एक डमी दिखाता है, बहुत सारे डमी, नकली देखा है आपने डमी, तो आपको डमी दिखाएगा, देख लीजिए रियल फ़ोन ऐसा ही दिखता है, इस डमी के जैसा ही दिखता है, ठीक है। तो जो आपको उसने डमी दिखाई, ये डमी क्या मॉडल है, इसी को हम क्या बोलते हैं सर, मॉडल। रियल फ़ोन कैसा दिखेगा इस बात का अंदाजा हम उस डमी को देखकर लगा लेते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं मॉडल। एक एग्जांपल और देता हूँ, जैसे कि गॉड, ईश्वर को किसी ने देखा नहीं है ना, हो सकता है किसी ने देखा भी हो, है ना, मैं ये मानता हूँ किसी ने देखा नहीं है, ठीक है। तो गॉड को किसी ने देखा नहीं है, तो गॉड कैसे दिखते होंगे ये चीज़ सोच के हमने उनकी मूर्ति बनाई, हमने उनकी प्रतिमा बनाई, मूर्ति बनाई। तो उस मूर्ति को देखकर हम इस बात का अंदाज़ा लगाते हैं कि हाँ सर गॉड ऐसे दिखते होंगे, ठीक। तो उस मूर्ति को मैं क्या बोलता हूँ सर, मॉडल। क्या बोलता हूँ मैं, मॉडल। शॉपिंग मॉल में आप गए होंगे तो वहाँ पर भी क्या खड़े होते हैं, मॉडल। मॉडल को पहना के देख लो, इसको फिट हो रहा है तो मुझे फिट हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ऑर्गेनिक वाले मॉलिक्यूल को हम ऐसे अपनी आंखों से तो देख नहीं सकते, मॉलिकुलर लेवल पे हमारी आंखें नहीं देख पाती है, संभव नहीं है, उसके लिए मुझे माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ेगा अंदर कंपाउंड के अंदर मॉलिक्यूल को देखने के लिए, ठीक है। तो अब होता क्या कि 11th 12th या फिर और भी हायर स्टडीज़ के लिए, मतलब कि जो जेईई मेन वगैरह जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर कंपाउंड्स को समझाना तो पड़ता है ना, ऑर्गेनिक वाले कंपाउंड को मुझे समझाना भी है। तो इन कंपाउंड को समझाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, मॉलिकुलर मॉडल्स का यूज़ करते हैं। हम लोग लैब में क्लासेस में मॉलिकुलर मॉडल्स का यूज़ करके समझाते हैं कि देख बेटा इस तरीके से ये कंपाउंड ऐसा दिखता है, एक्चुअल में तो ऐसा है लेकिन दिखता है तो ऐसा दिखता होगा। तो मेरे पास प्लास्टिक्स के मॉडल्स बनाए जाते हैं, लकड़ी के मॉडल बनाए जाते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मॉडल्स हैं। इन मॉडल्स को देखकर, है ना, इन मॉडल को दिखाकर हम समझाते हैं कि देखो बेटा इधर एटम है, इधर ये एटम है, यहाँ पर ये बॉन्ड है, तो एक्चुअल में ऐसा ये कंपाउंड दिखता होगा। जैसे कि मैंने एक मॉडल आपको ये दिखाया, इसको हम ऐसे करके दिखा सकते थे, ऐसे, मैं उस पर अभी आता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं हम एक छोटे से ब्रेक के बाद, इसको रफ करने के बाद मिलता हूँ मॉलिकुलर मॉडल के बाद, वहाँ पे देखते हैं, ठीक। फिर इसके बाद हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की, फिर और भी आपको आनंद की अनुभूति होगी, ठीक है। फिलहाल जो मैंने बोला डेफिनेशन मैंने लिखवा दी, हाँ कैसे कैसे लिखना है सर, लिखना कैसे, हाँ सबसे पहले आप इसको लिखोगे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, समझ गए ना ये सारी बातें क्या होती है, वीडियो आप रिपीट कर लेना। तो 1 2 3 ये लिख लिया, ये लिखने के बाद फिर आपको ये लिखना है, सर ये नंबर क्या डाल लो, पहले आपको ये लिखना है, जो मैं बोल के लिखवाया वो कोई नया आदमी होगा तो उसको प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम नहीं होती सर, पिछला आप लेक्चर देखना। हम चीज़ों को पहले समझते हैं, आप कॉपी पेन लेकर बैठे हो, ठीक है, मैं आपको बोल के लिखवाऊंगा, हर चीज़ मैं करूंगा, हर चीज़ मैं बोलूंगा, ये लिखना है, कब लिखना है, तब लिखना है, ठीक है, जिससे कि आपकी कॉपी बहुत ही सुंदर बने, अच्छे से बने, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये लिखोगे, यानी कि सर ये पट्टी लिखनी है, फिर ये पट्टी, फिर ये वाली पट्टी, फिर सर क्या, फिर ये एग्जाम्पल, ठीक है, और इस एग्जाम्पल से मुझे समझ में आ गया, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद और फिर हम बात करते हैं सर मॉलिकुलर मॉडल्स की, ठीक है, ठीक है। तो ब्रेक खत्म और हम बात करते हैं अब सर मॉलिकुलर मॉडल्स की, ठीक। तो बहुत ही अपनी खूबसूरत सी हेडिंग और बहुत ही आनंद के साथ हम पढ़ेंगे, ठीक है। आपको कोई भी दुख तकलीफ होता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको बयां करें, ठीक। सर क्या पढ़ना है, मॉलिकुलर मॉडल्स, ठीक है, मॉलिकुलर मॉडल्स लिखो, क्या लिखने को जरूरत है नहीं, है ना, मॉलिकुलर मॉडल्स, ठीक है, स्पेलिंग वगैरह आप चेक कर लेना, मॉलिकुलर मॉडल्स, ठीक है। तो किस तरीके से हमारे पास अणुओं का मॉडल होता है, ठीक, इंग्लिश में नाम है, बहुत ही फेमस टॉपिक नहीं है, ये आपसे एग्जाम में पूछा भी नहीं जाएगा, बस इन्फॉर्मेशन बेसिस पे एनसीईआरटी में दिया है, तो मैं आपको बता देता हूँ, एनसीईआरटी में एक छोटा सा आर्टिकल दिया हुआ है, उस पट्टी को आप पढ़ भी लेना, ठीक। अभी समझाने के बाद आप उसको समझ में आ जाएगा, है ना। सबसे पहला मॉडल जिसका नाम है सर फ्रेमवर्क मॉडल, क्या नाम है सर, फ्रेमवर्क मॉडल। सर दूसरा अपना है बॉल एंड स्टिक मॉडल, बॉल एंड स्टिक मॉडल, स्टिक मॉडल, बॉल का मतलब सर, है ना, बॉल बता रहा हूँ अभी। तीसरा सर है स्पेस फिलिंग मॉडल, क्या है सर, स्पेस फिलिंग, हाँ जी, स्पेस फिलिंग मॉडल, ठीक है। इतना ही होते हैं, और भी मैं समझा सकता हूँ वैसे, ठीक। क्या हुआ, फ्रेमवर्क मॉडल, बेसिकली ये लकड़ी या फिर प्लास्टिक के मॉडल्स होते हैं जहाँ पर हम फ्रेमवर्क मॉडल में, आप एनसीईआरटी में देखना, इस मॉडल में ना हम केवल बॉन्ड शो कर रहे होते हैं, केवल हम बॉन्ड शो कर रहे होते हैं ऐसे,
है ना, मान लीजिए 3 हो गया, है ना, इस तरीके से। तो ये सब क्या है सर, ये सब बॉन्ड है, ठीक है, ये सब बॉन्ड है ना। मैं चाहूँ तो आपको है ना डायग्राम दिखा दूंगा यहाँ पर, आप डायग्राम यहाँ देख लेना, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ डायग्राम दिख रहा होगा, उसको देख लो, ठीक है। मैंने वहाँ पर फ्रेमवर्क मॉडल भी दिखा दिया, बॉल एंड स्टिक मॉडल भी दिखा दिया, और स्पेस फिलिंग मॉडल भी मैं दिखा दिया, है ना। एनसीईआरटी बुक का मैं डायग्राम दिखा रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअल में बोर्ड पे बने ना बने, आप डायग्राम देख लिए, ठीक। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली इस मॉडल में क्या होता है कि हम केवल बॉन्ड को शो कर रहे होते हैं, बस जानकारी है। लकड़ी का लेकर आएंगे, मान लीजिए 4 बॉन्ड था, 1 2 3 4, तो इस तरीके से 4 लकड़ी का यूज़ करके दिखा दिया। देखो देखो बेटे, देखो बाबू, ये 4 बॉन्ड है, 1 2 3, एक और लेके आएंगे, 4 बॉन्ड है, ठीक है। यानी कि इस मॉडल में हम केवल बॉन्ड को शो करते हैं, किसी भी परमाणु को नहीं शो कर रहे होते हैं, ठीक। केवल बॉन्ड, केवल बॉन्ड्स यानी आबंध, यहाँ पर केवल आबंध, यहाँ पर सर केवल आबंध दिख रहा है, मॉलिक्यूल परमाणु अणु नहीं दिख रहा है ना। यहाँ पर क्या सर, परमाणु, परमाणु सर हाइड है, लेकिन क्या दिख रहा है, केवल आबंध दिख रहा है, केवल बॉन्ड दिख रहा है, ठीक है, जानकारी के लिए। बॉल एंड स्टिक मॉडल अभी आपने देखा डायग्राम में। अब की बार मैं क्या करता हूँ ना, एक बॉल लेकर आता हूँ और इस बॉल का, बॉल से ऐसे, है ना, अब देखो बॉल का यूज़ करके परमाणु को दिखाता हूँ ऐसे, ठीक है। अब डायग्राम आपको एक्चुअल दिखा होगा। अब बॉल एंड स्टिक मॉडल में क्या हुआ, मैंने आबंध को भी दिखाया, आबंध का मतलब होता है बॉन्ड्स, बहुवचन, ठीक है, एंड परमाणु को भी दिखा दिया, एंड परमाणु को भी दिखा दिया। बात समझ में आती है। यानी कि हम लेकर आएंगे, सर ये अपना सिंगल बॉन्ड था, बॉन्ड है, ठीक, बॉल लेकर आए, इसमें लगा दिया, इसमें लगा दिया, तो ये सिंगल बॉन्ड के साथ 2 एटम, ठीक है। यानी कि इस स्टिक से, लकड़ी का स्टिक या फिर प्लास्टिक का स्टिक होता है, इस स्टिक से हम बॉन्ड को शो कर दिए और बॉल से एटम को शो कर दिया, परमाणु को शो कर दिया, ठीक। तो मुझे दिखाना हो कि कार्बन का एक एटम था, तो बॉल कार्बन का एटम, स्टिक लगाया, स्टिक लगाया, हाइड्रोजन दिखाना है तो एक बॉल लगाया, इधर हाइड्रोजन हो गया, एक और स्टिक, एक और हाइड्रोजन, यानी कि बॉल 2 हो गए, एक और तीसरा स्टिक, फिर एक और बॉल यानी हाइड्रोजन, एक और स्टिक, चौथा स्टिक, फिर एक बॉल यानी हाइड्रोजन, ठीक है। तो बॉल और स्टिक का यूज करके हम बॉन्ड एंड एटम को दिखा रहे हैं, बॉन्ड एंड एटम को यानी आबंध और परमाणु को, ठीक है। तो इस प्रकार का जो मॉडल है, इसका नाम है सर बॉल एंड स्टिक मॉडल, ठीक। ये बात है, सिंपल सा है, बस कहानी है ना, कुछ कहानी है इसमें, कुछ बहुत बड़ी सी है ना, कुछ बड़ा सा कुछ बात नहीं है कि सर क्या हो गया इसमें, क्या हो गया, ठीक है। स्पेस फिलिंग मॉडल, अब क्या हुआ कि इसमें ओनली एटम दिखाते हैं हम, केवल परमाणु दिखाते हैं, केवल परमाणु, यहाँ पर ओनली परमाणु है, ठीक। आप इसी में सोच सकते हो, मैंने आपको डायग्राम दिखाया, मैं फिर से दिखाता हूँ, है ना। अब आपको दिख रहा होगा स्पेस फिलिंग वाला मॉडल, दिख रहा है डायग्राम। ओनली एटम को मैं बड़ा कर दिया हूँ, ठीक। एटम को सर बड़ा कैसे, इस बॉन्ड को हटा दो, इस एटम को बड़ा कर दो, तो ये पूरा जो स्पेस था ना अंदर का, ये स्पेस पूरा भर जाएगा, स्पेस फिलिंग हो जाएगा, ठीक। समझ रहे हो, एटम को बड़ा दिखा दिया मैंने, सब बड़ा दिखा दिया, ठीक। तो ओनली परमाणु को दिखाया, तो ये आपको डायग्राम में कुछ ऐसा दिख रहा होगा। अब देखिए ये परफेक्ट डायग्राम बन नहीं पाता है, इस वजह से मैंने आपको उधर ऐसे ऐसे दिखा दिया था, ठीक है। ऐसे 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 आपको देखा होगा, ठीक। अब ऐसा कुछ डायग्राम दिखा होगा अभी आपको, ठीक। तो एक एटम ये है अंदर का, 1 2 3 4 एटम, ये जो ये 4 एटम बाहर से लगे हुए हैं, ठीक है। बात समझ में आती है। तो ऐसे बॉल एंड स्टिक मॉडल, तो इस प्रकार के मॉडल्स का प्रयोग करके हम लोग ऑर्गेनिक वाले कंपाउंड को 3D में कैसे इसको हम लोग समझाते हैं, ठीक है, समझने के लिए है, ठीक। आजकल क्या होता है कि हाई टेक्नोलॉजी है, तो आजकल कंप्यूटर ग्राफिक्स के थ्रू हम लोग एटम्स के 3D वाले स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो आजकल कंप्यूटर ग्राफिक्स आ गए हैं, ठीक है, तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, लेकिन फिर भी हम लोग क्लास में इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो आजकल तो सर कंप्यूटर ग्राफिक्स, तो कंप्यूटर ग्राफिक्स, हाँ जी, तो कंप्यूटर ग्राफिक्स, तो कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज करके हम प्रॉपर देखते हैं कि सर कैसे बॉन्ड मूव कर रहा है, एटम मूव कर रहा है, सिमुलेशन आजकल होते हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उस कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज़ करके बहुत ही आसानी से हम रिएक्शंस को समझ लेते हैं, ठीक। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक कहानी क्लियर है। एनसीईआरटी में एक आर्टिकल, एक नोट दिया हुआ था, आप वो पट्टी पढ़ सकते हो, मैं हो सकता है यहाँ पे दिखा भी दूँ, ठीक। और ये सब चीज़ें क्या है मैंने आपको समझा दी, ठीक है। चलिए, तो अपना जितना भी रिप्रेजेंटेशन वाला पार्ट था, किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंटेशन वाला पार्ट 3D में, 2D वाला, ये मॉडल कैसा है, ये सब खत्म होता है। अब हम बात करते हैं सर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की, कि कितने टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और कौन कौन से पढ़ने हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे IPSC नोमेनक्लेचर,
पहली बार नहीं सुन रहे हो आप, 10th क्लास में आपने सुन रखा है नाम आईपीएससी नोमेनक्लेचर। कितना इंपॉर्टेंट है 11th के लिए, वही वाले टॉपिक्स हम करेंगे, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, चलिए तो मिलते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड देखते हुए, है ना। ठीक है, तो ब्रेक खत्म हुआ, अब मिलते हैं हम लोग, है ना, एक नए टॉपिक के साथ। सर जिसका नाम है, मैं ये टाइम को सेव करने के लिए पहले से लिख देता हूँ, ठीक है, कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण, इंग्लिश में क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो डिफरेंट टाइप के मेरे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, तो इस वजह से मुझे उनका वर्गीकरण करना पड़ता है, क्लासिफिकेशन करना पड़ता है। ठीक है, तो बेसिकली क्लासिफिकेशन तो बहुत ही ब्रॉड है, बहुत ही बड़ा है, लेकिन अपने 11th स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्लासिफिकेशन है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर जो हेडिंग्स है, जो पार्ट है, वो इंपॉर्टेंट है। अभी मैं जो आपको चार्ट बना रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है आने वाले चीज़ों को समझने के लिए, क्योंकि अगर मेरा ये सब स्ट्रॉन्ग रहेगा ना, तब आपका ऑर्गेनिक वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग रहेगा। और 11th क्लास ही जड़ है जहाँ से हम 12th क्लास वाले ऑर्गेनिक को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। 11th गया तो 12th गया, है ना, इसीलिए बार बार बोल रहे हैं हम लोग 11th क्लास की फिजिक्स केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो आप बोलोगे कि सर फालतू बातें करते हैं, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो सर कार्बनिक यौगिक, ठीक, तो कार्बनिक यौगिक सर कैसे कैसे होते हैं उसके बारे में हम बात करें, तो आप जरा देख लो, लिखना बाद में, क्योंकि आज के लेक्चर में हम बस ये बता तो रहा हूँ, बस मैं बताऊंगा आपको चार्ट, इसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो होता क्या है कि कार्बनिक जो यौगिक है, आज से आपके दिमाग में ये अच्छे से बैठ जाएगा कि सर कार्बनिक यौगिक ना दो प्रकार से विभाजित है, दो प्रकार से विभाजित है ब्रॉडली, है ना, बहुत ही बड़े लेवल पर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है विष से, विष कन्या सुना है, विष, विष का मतलब वी से विवृत, पहले को बोलते हैं सर हम विवृत श्रृंखला यौगिक, विवृत, है ना। अब विवृत को हिंदी में लिखते कैसे हैं, काफ़ी ज़्यादा दर्द इसमें है ना, विवृत, हाँ अरे, तो विवृत श्रृंखला, श्रृंखला इसी को बोलते हैं हम सर एसाइक्लिक कंपाउंड, असाइक्लिक, असाइक्लिक, है ना, इसी को हम बोलते हैं सर अचक्रीय कंपाउंड। अब देखिए इंग्लिश निकल ली जबरदस्ती, अचक्रीय यौगिक। ठीक है, समझेंगे आप। बेसिकली ये पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है सर ओपन चेन कंपाउंड, असाइक्लिक कंपाउंड एंड एसाइक्लिक कंपाउंड, है ना। एसाइक्लिक, कोई एसाइक्लिक लिखा हुआ है इंग्लिश में, लिखा हिंदी में, लेकिन ये इंग्लिश का वर्ड है, एसाइक्लिक को बोलते हैं अचक्रीय। ठीक, तो पहला कंपाउंड है सर विवृत श्रृंखला यौगिक, विवृत श्रृंखला यौगिक ओपन चेन कंपाउंड, इसमें चेन ओपन होती है, इंग्लिश वाले से पता चलता है ओपन। ठीक है, तो विवृत श्रृंखला यौगिक, ठीक, इसी को हम बोलते हैं एसाइक्लिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं सर, असाइक्लिक, इंग्लिश में नाम है असाइक्लिक, ए असाइक्लिक, है ना, असाइक्लिक। असाइक्लिक का मतलब अचक्रीय, जो चक्रीय नहीं है। ठीक है, ये सब क्या होता है बात करेंगे हम। तो सर मैंने याद रखा है विष से, वी का मतलब विवृत, स का मतलब संवृत, तो यहाँ पर सर है संवृत श्रृंखला, संवृत श्रृंखला, यानी कि सर संवृत श्रृंखला यौगिक, इसे मैं सर क्या बोलता हूँ, साइक्लिक कंपाउंड। सर क्या बोलते हैं इसे, साइक्लिक, साइक्लिक, साइक्लिक इंग्लिश का नाम है, साइक्लिक को हिंदी में चक्रीय यौगिक, क्या सर बोलते हैं हम लोग, चक्रीय, कैसे लिखेंगे, चक्रीय। ठीक, तो दो प्रकार के सर कंपाउंड, ओपन चेन कंपाउंड, क्लोज चेन कंपाउंड, विवृत श्रृंखला यौगिक, संवृत श्रृंखला यौगिक। ठीक, अब फिर से जो ये अपना संवृत श्रृंखला यौगिक है, ये फिर से क्लासीफाई है, किस तरीके से जरा आप देखना, है ना सर, किसमें किसमें क्लासीफाई है। ठीक, होमोसाइक्लिक कंपाउंड एंड कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। तो होमोसाइक्लिक को बोलते हैं हम सर समचक्रीय यौगिक, क्या बोलते हैं सर हम लोग, समचक्रीय, समचक्रीय यौगिक। तो इंग्लिश का भी नाम मैं आपको बोल के बता दे रहा हूँ, समचक्रीय, समझे। ये नाम काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस नाम से ना बार बार यूज होता है, या समचक्रीय या कार्बोचक्रीय, उसको बोलते हैं होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक। तो कार्बोसाइक्लिक का हिंदी में नाम कार्बोसाइक्लिक, तो कार्बोचक्रीय, तो सर कार्बोसाइक्लिक बोल देते हैं, कार्बोसाइक्लिक, तो कार्बोसाइक्लिक यौगिक। तो ये नाम थोड़ा फेमस है, समचक्रीय यौगिक। ठीक, दूसरा सर क्या होता है, समचक्रीय है तो विषम चक्रीय भी होगा, तो सर विषम चक्रीय, विषम चक्रीय, हाँ जी, विषम चक्रीय यौगिक। ये बस आप देखते जाए, और अगर आप थोड़ा सा प्रो लेवल के बंदे हैं, पता है नो वर्ड प्रो, अगर आप प्रो लेवल के बंदे हैं तो मेरे साथ साथ समझते समझते आप साथ में लिख भी सकते हो। ठीक, तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड, दोनों का नाम सेम है, हिंदी में सर समचक्रीय,
इसे बोलते हैं हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, हिंदी में विषम चक्रीय यौगिक, ठीक है। एंड देन अगेन फिर से ये अपना दो प्रकार से क्लासीफाई है, ठीक है सर, दो प्रकार से क्लासिफिकेशन। इनके बारे में हम एक एक करके आएंगे डिटेल से नेक्स्ट क्लास में, ठीक। अब आप देख लो यहाँ पर सर है एलिसाइक्लिक कंपाउंड। क्या है सर? एलिसाइक्लिक कंपाउंड से बोलते हैं हम लोग एलिसाइक्लिक यौगिक। तो इंग्लिश का भी नाम इसका यही है, क्या नाम है सर? एलिसाइक्लिक यौगिक। एंड अगेन एंड आवर नेक्स्ट इज एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। एरोमेटिक स्पेलिंग वगैरह मात्रा है आप देख लेना। एरोमेटिक यौगिक, क्यों एरोमेटिक यौगिक ऐसे। तो अपना होमोसाइक्लिक कंपाउंड यानी कि समचक्रीय यौगिक फिर से क्लासिफाइड है एलिसाइक्लिक कंपाउंड में, है ना। एंड अवर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट पार्ट इज एरोमेटिक कंपाउंड, है ना। अगला क्या है अपना? एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, एलिसाइक्लिक कंपाउंड एक समवृत्त श्रृंखला वाला यौगिक है और असाइक्लिक एसाइक्लिक अलग है जो कि विवृत श्रृंखला वाला यौगिक है, ठीक है। ये और ये दोनों सेम नहीं है, एलिसाइक्लिक है, ये असाइक्लिक है, ठीक। अब क्या होता है कि एरोमेटिक कंपाउंड ना फिर से दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक बोलते हैं हम बेंजीनोइड, दूसरे को सर क्या बोलते हैं? नॉन बेंजीनोइड, ठीक है। तो बेंजीनोइड कंपाउंड, बेंजीनोइड ज़्यादा फेमस नहीं है, ठीक है, लेकिन पढ़ने के लिए पढ़ लेंगे बेंजीनोइड। अब मैं ये बिल्कुल अपने मन से लिख रहा हूँ, मात्रा वगैरह आप संभाल लेना। बेंजीनोइड एंड नॉन बेंजीनोइड, तो ऐसे लिखते हैं हम लोग, नॉन बेंजीनोइड, ठीक है जी, नॉन बेंजीनोइड। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर है आपको, समझ में आती बात। तो ये कार्बनिक यौगिक का क्लासिफिकेशन है जो हमने समझा सर। विवृत श्रृंखला यौगिक, समवृत्त श्रृंखला, इसके अंदर समचक्रीय, विषम चक्रीय, विषम के अंदर कुछ नहीं है। फिर यहाँ से एलिसाइक्लिक यौगिक, फिर एरोमेटिक यौगिक, एरोमेटिक देन अगेन क्लासिफाई इन द फॉर्म ऑफ बेंजीनोइड एंड नॉन बेंजीनोइड, ठीक है। नेक्स्ट, इनसे इतना मतलब अभी अपने सिलेबस में नहीं है, ये ऊपर वाले हम सब पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे से। मैं एक एक एग्जांपल आपको बता दूंगा। अब देखिए यहाँ पर ना हम कर सकते हैं, और बेसिकली ये हाइड्रोकार्बन से, हाइड्रोकार्बन पढ़ रखा है हमने, ठीक है। इसमें क्या सर? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सर क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये संतृप्त यौगिक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन मैं बोल देता हूँ, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो मैं कुछ पार्ट को इसी में साथ में मिला के पढ़ा रहा हूँ। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये अपना सर है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्यों? हाइड्रोकार्बन तो पढ़ा है ना, द कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली कार्बन, है ना, ऐसा यौगिक जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन हो। हाँ जी, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन एंड अवर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन सर क्या होते हैं? एकल बंध वाले यौगिक। कौन से सर? जैसे एल्केन, यहाँ पर सर एकल बंध होता है, यहाँ पर अपना एकल बंध होता है, एकल बंध यानी कि सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर सर अपना दो ही बंध भी होता है एंड त्रिबंध भी होता है, यानी कि मल्टीपल बॉन्ड होता है, ठीक। एकल बंध को हम बोलते हैं सर एल्केन। क्या बोलते हैं सर अपना? एल्केन। नाम सुना होगा 10वीं में, अभी हम पढ़ लेंगे और अच्छे से, एल्केन। और ये क्या होते हैं? ये एल्कीन और ये एल्काइन है। तो बेसिकली अपना एल्कीन लिखा है, ठीक है, समझ लेना आप, एल्कीन एंड एल्काइन। तो एल्काइन, अब देखना पड़ेगा कैमरे में आ रहा है कि नहीं, एल्काइन, बात समझे? एल्कीन एंड एल्काइन, ठीक। तो ये अपना होता है क्लासिफिकेशन सर ऑर्गेनिक कंपाउंड का। अब एक एक करके हम सभी पार्ट पे आते हैं, ठीक है। तो ओपन चेन यानी कि विपरीत श्रृंखला में संतृप्त, सैचुरेटेड, असंतृप्त, अनसैचुरेटेड। तो संतृप्त में क्या आते हैं सर? एकल बंध वाले, मतलब एल्केन, यहाँ पर एल्कीन एंड एल्काइन, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। एंड ये सभी बातें तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में एक एक करके डिटेल पढ़ लेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। तो मैं एक बार चेक कर लूँ कैमरे में ये चीज़ें प्रॉपर दिख रही है कि मैं बस फालतू में गाना गा रहा हूँ, है ना, यहाँ का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, ठीक है। मिलते हैं देखने के बाद। हाँ ठीक है, तो आपको बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी तक देखते रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।